वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश में जो पिछली बार 2017 में पटवारी के एग्ज़ाम हुए थे, उस एग्ज़ाम में जो जनरल मैथ और जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे गए थे, 20 क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। अगर आप दोस्तों एमपी पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इन्हें देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पिछली बार एग्ज़ाम में पूछे गए थे और आगे क्या पूछे जा सकते हैं, जिससे कि आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं वह उस तैयारी को और भी अच्छे से समझ सकते कि आपको उसमें और कितनी अधिक तैयारी या फिर किन टॉपिक से क्वेश्चनों को लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे उनको कंप्लीट करेंगे, उसका सलूशन देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ वह पेपर 9 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 के एग्जाम में पूछे गए यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी परिधि में 5% वृद्धि होती है, तब क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आप यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है कि वृत्त की अगर हम त्रिज्या को बढ़ाते हैं तो उसकी परिधि में 5% की वृद्धि होती है, तो इसके बाद उसके जो क्षेत्रफल में क्या बदलाव हुआ यहाँ पर पूछा गया है। तो हम देखते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि 2πr। ठीक है, वृत्त की परिधि 2πr है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जो वृत्त की परिधि है उसमें बदलाव 5% का होगा। तो जो हम मान लेते हैं, जो पहले वृत्त की परिधि थी 2πr, ठीक है, और जो बदलाव के बाद वृत्त की परिधि होगी वह 2π, इसे कैपिटल R मान लेते हैं। यह यानी कि पहले वाली वृत्त की परिधि है और यह जो सेकंड वाले वृत्त की 5% वृद्धि होगी तब इसकी परिधि 2π कैपिटल R। तो यहाँ पर हम 2π सेम है, इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं हम वृत्त की परिधि पहले 100% की, यानी कि 100 मान लेते हैं, और इसके बाद में अगर हम 5% की वृद्धि करते हैं तो इसकी परिधि हो जाएगी 105%। ठीक है, अब इसे भी हम थोड़ा काट देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएगी। तो इसे काटने के बाद यह हो जाएगा 20 और ये आ जाएगी इसकी 21। ठीक है, अब हम देखते हैं वृत्त के क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी। तो परिधि में तो हम देख लिए हैं, पहले वृत्त की परिधि कितनी थी 20 और 5% के बाद वृत्त की परिधि जो होगी वह 21 होगी, यानी कि इसमें ये बदलाव होगा। अब वृत्त के क्षेत्रफल में देखते हैं, वृत्त वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। πr² है पहले वृत्त का, और जो वृद्धि करने के बाद इसमें अंतर होगा वह सेकंड मान लेते हैं πr कैपिटल R², इसको मान लेते हैं। तो मान लेते हैं जो वृत्त की यहाँ पाई की पाई, यहाँ दोस्तों पाई समान है तो इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, और आर की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर स्मॉल आर की 20 होगी, 20² और इसकी 21² रख देंगे, 21²। ठीक है, अब यहाँ पर इसका स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 400 और ये आ जाएगा 441। अब इनका डिफरेंस हमें यहाँ पर फाइंड करना है, तो डिफरेंस निकल के आ रहा है 41, 41। ठीक है, अब यहाँ पर कितने वृत्त के क्षेत्रफल में कितना बदलाव हुआ है, तो 41 डिजिट का, यानी कि 41 पॉइंट का वृद्धि हुई है। अब हमें ज्ञात करनी है प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि के लिए आपको यहाँ पर निकाल लेते हैं 41 इंटू 100 बटे कितने से हुई है 400 से, क्योंकि 400 पहले थी। तो यहाँ पर हम 100 चौको 4 और इसे कैंसिल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा लगभग 10.25%। ठीक है दोस्तों, यही इसका आंसर है 10% 25। आप अच्छे से समझ गए होंगे, आशा है। अगर आपको कुछ डाउट या कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका सलूशन ज़रूर करूँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक दुकान ने कमीज़ों का मूल, यानी कि कुछ कमीज़ हैं उसके पास, उसका मूल 60% अंकित किया। उन्होंने इन कमीज़ों का 1/3 भाग इस मूल पर तथा अन्य 1/3 भाग अंकित मूल पर 20% की छूट पर विक्रय किया, एवं शेष कमीज़ों का विक्रय उन्होंने अंकित मूल्यों पर 50% छूट पर किया। इसमें हमें कुल लाभ या हानि की प्रतिशत जो होगी, हानि या लाभ प्रतिशत, वह फाइंड करना है। यहाँ पर आप इसको पहले क्लियरली अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लें,
तब आपके यहाँ पर समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर मान लेते हैं एक दुकानदार ने कमीजों का मूल्य 60% अंकित किया। माना कि दुकानदार के पास कितनी कमीजें हैं, हम मान लेते हैं माना कमीजों की संख्या होगी, संख्या बराबर 300 x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक कमीज की संख्या होगी, एक कमीज की संख्या नहीं सॉरी, एक कमीज का रेट होगा 1 रुपये। ठीक है, और अब बोला है उसमें 60% मूल्य अंकित किया है। एक दुकानदार ने कमीजों का मूल्य 60% से अंकित किया है, यानी कि उसने 100% तो पहले ही था, 60% अंकित किया है। टोटल इसने किया है 160% उसने मूल्य अंकित किया है। तो अगर हम इसका अभी क्या है, एक कमीज का मूल्य 1 रुपये है, तो 160% अगर इसे अंकित करेंगे तो इसका आ जाएगा 1.6, यानी कि यह उसने अंकित किया है कमीजों का मूल्य। अब देख लेते हैं हम उसने क्या क्या सेल किया, मतलब किस रेट पर उसने इन कमीजों को सेल किया है। तो कुल विक्रय देख लेते हैं, विक्रय बराबर कुल विक्रय की यहाँ पर गणना करेंगे। माना कि पहली कंडीशन में क्या बोल रहा है हमसे, पहली कंडीशन में बताया गया है उन्होंने इन कमीजों का 1/3 भाग इस मूल्य पर, 1/3 भाग इस मूल्य पर, यानी किस मूल्य पर, इस मूल्य पर। तो हमारे पास कितनी कमीज है टोटल 300, इन कमीजों का 1/3, यहाँ पर हमें इसका 1/3 भाग इसका निकालेंगे तो कितनी आ जाएंगी 300, इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 100। 1/3 भाग इस मूल्य पर, यानी किस मूल्य पर, जो 160% अंकित किया है ना, इस मूल्य पर विक्रय किया, तो इसका बन जाएगा 160 रुपये। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन को देखते हैं। तो दूसरी कंडीशन है अन्य 1/3 भाग अंकित मूल्य पर 20% छूट पर, दूसरा 1/3 भाग अंकित मूल्य से 20% की छूट पर। तो टोटल कितनी है हमारे पास संख्या 300, इसका भी 1/3 भाग 100 निकल जाएगा। ठीक है, इसका 1/3 भाग 100 निकल गया। अब बोल रहा है यहाँ पर अंकित मूल्य जो था उस पर 20% की छूट, तो अंकित मूल्य क्या था 1.6, इस पर 20% छूट निकालेंगे तो 80 डिवाइड 100, और इसका निकालेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 128। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं छूट पर एवं शेष कमीजों का विक्रय उन्होंने अंकित मूल्य पर 50% की छूट पर किया। तो शेष कमीजें अब हमें यहाँ पर देखनी है हमारे पास कितनी कमीजें बची। 100 तो यहाँ पर हो गई हैं, 1/3 इसका दे लेंगे, और 100 इसका हो गया है। तो यहाँ पर टोटल जो संख्या हो चुकी है 200 उसने सेल कर दी है। ठीक है, अब बची हमारे पास टोटल कितनी थी 300, यहाँ पर हमारे पास 100 बची हैं, 100 कमीज। तो उसने बोला है अंकित मूल्य पर 50% की छूट, यानी कि अंकित मूल्य क्या है 1.6, इस पर 50% की छूट से हम इसको विक्रय करेंगे तो 50/100, और इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 80। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसे टोटल करेंगे सभी विक्रय को तो ये आ जाएगा हमारे पास 368 रुपये का उसने सेल किया है। और अब उसकी लागत क्या थी, तो लागत यहाँ पर उसने कितने में ख़रीदी थी 300 रुपये में। प्रॉफिट कितने का हुआ, उसे 68 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। अब पूछ रहा है यहाँ पर हमें कुल लाभ या हानि की प्रतिशत में बताएं, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत में बताएं तो क्या होगा इसका, जब हमारे पास 68 रुपये का लाभ है तो हम इसे प्रतिशत में कन्वर्ट कर देंगे कितने से, यहाँ पर 300 से। इसको हम कैंसिल करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 68/3। इसको भी करेंगे तो इसको अगर हम 68/3 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22/2/3। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 22 66 और प्लस 2 करेंगे तो 68/3, यही इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिन दी गई है 4536/49,896, न्यूनतम पदों में सरल रूप या लघुकृत रूप कौन सा होगा। तो इसको हम अगर कैंसिल करेंगे तो पूरी है 11 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वह 1/11 आ जाएगा। आप इसे भाग दे के सॉल्व कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4/5 इसका आंसर क्या आएगा, तो 4/5 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो भाग नहीं जाएगी,
यहाँ पर 0 फिर पॉइंट और इसमें आ जाएगा 8 बार 8 पंजे 40, तो 0.8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वां। 100 इंटू यहाँ पर जो संख्या दी गई है डेसिमल में दी गई है, इसे हमें सॉल्व करना है, यानी कि इसको लघु रूप में हमें सॉल्व करके देना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 0.967 इंटू 1000 इंटू 9.67 इंटू 10 इंटू 967। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ की अगर हम डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, जो ऊपर 4 संख्या दी गई हैं तो 4 शून्य हमें यहाँ पर लगानी है। इसके बाद इसकी आउट करेंगे दशमलव, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो ये हो जाएंगी, और यहाँ पर इसकी 2 जीरो से 2 जीरो ये हो जाएंगी, और 1 जीरो से 1 जीरो ये, और 1 जीरो से 1 जीरो ये। यहाँ पर जो बचेगा हमारे पास वह बचेगा 967, 967 इंटू 967, 967 इंटू 967 इंटू 967। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आगे आपसे ऑप्शन में इसका मल्टीपल में आंसर पूछा गया होता तो आपको यहाँ पर मल्टीपल करके इसका आंसर बताना होगा। तो अभी इसका आपको यहाँ पर यही आंसर दिया गया है, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 64 की घात -2/6 दी गई है, इसका हमें सॉल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड, जब भी कोई घात ऊपर माइनस में होती है तो उसे हम प्लस में करने के लिए नीचे ले जाते हैं। कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, इसे हम लिख सकते हैं 1/64 की पावर 2/6, ये इसका माइनस हट जाएगा। हम इसे और सरल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 64 इसको हम कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा 1/3, और इसको और सॉल्व करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3। ठीक है, और 1/3, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और नीचे जो हमारे पास बचेगा आंसर में y 1/4, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27वां क्वेश्चन दोस्तों। एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग से अनुपात क्या होगा। यानी कि यहाँ पर दोस्तों वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात प्लस उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग से अनुपात पूछा गया है। हम जानते हैं कि हम यहाँ पर वर्ग देख सकते हैं, एक हमने वर्ग बना लिया, भुजाएं हो गई हैं ए, सभी भुजाएं समान होंगी ए। यहाँ पर जो विकर्ण हम खींचते हैं तो वर्ग का विकर्ण कितना होगा, √2a। ठीक है, अब बोल रहा है यह वर्ग का क्षेत्रफल हो गया है। अब बोल रहा है उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग, उसके विकर्ण आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, उसके विकर्ण। तो यहाँ पर हम चलिए विकर्ण पर से एक वर्ग बना लेते हैं। तो विकर्ण से वर्ग बनाते हैं इस तरह से, इसके विकर्ण पर हम एक और नया वर्ग बना लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो वर्ग बनाया है उसके विकर्ण से, तो उसकी भुजाओं की लंबाई क्या होगी, तो उसकी भुजाओं की हम लंबाई ये तो मानेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर विकर्ण दिया गया है √2a। तो यहाँ पर इसके लिए विकर्ण है ये फर्स्ट वाले वर्ग के लिए, लेकिन सेकंड वाले के लिए तो है भुजाई है √2a। तो यानी कि सभी की यहाँ पर जो लंबाई होगी √2a निकल के आएगी, सभी की समान होगी √2a चारों की भुजा। अब हमसे पूछा गया है, जो हो गया हमारे पास वर्ग 2 मान लेते हैं इसे। अब हमसे पूछा गया है इसके क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो चलिए हम वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा इंटू भुजा, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम ए भी मान लेते हैं, ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका अनुपात पूछा गया है। तो अब हम जानते हैं कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, यानी कि ए इंटू ए। ठीक है, दूसरे का क्या आएगा, दूसरे का भी वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा इंटू भुजा, यानी कि √2a इंटू √2a। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बटे, इसे सॉल्व करेंगे ये अंडर रूट में है, इसका अगर हम गुणा करेंगे तो ये 2 निकल के आ जाएगा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास जो आंसर आएगा 1/2 के रूप में हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, यानी कि इसका अनुपात जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल से अनुपात 1/2 यहाँ पर देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
यहाँ पर पी एक्स एक्स स्क्र माइनस 2x+3 दिया गया है और पूछा गया है P1 इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम दोस्तों x की वैल्यू जो है वह 1 मानेंगे, 1 रखेंगे। तो जो सभी यहाँ पर x दिए गए हैं इसमें हम एक को पुट कर देंगे, यानी कि x² माइनस 2x+3। अब यहाँ पर 1² माइनस 2 इंटू 1+3, यहाँ पर 1 -2+3 और इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1+1 और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, इसका मान P1 का मान 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.013 का वर्ग क्या होगा। तो इसे आप वर्ग इसका निकाल सकते हैं, इसे गुणा करके भी निकाल सकते हैं या फिर आप इसकी डेसिमल को कैंसिल करके भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारे पास आंसर जो आएगा वह यह आएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम अगर डेसिमल को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 3 और इसकी करेंगे 0, यहाँ पर भी 3। ठीक है, अब इनका हम अगर गुणा करेंगे तो 1 6 9 13 इंटू 13 और अब यहाँ पर कितनी पॉइंट दी गई हैं 6। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.0000169। इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। औसत ज्ञात कीजिए। तो सभी संख्याओं को जोड़कर इतनी संख्या दी गई हैं उससे उसका भाग देकर यहाँ पर औसत ज्ञात करेंगे। तो इन सभी को काउंट हम अगर करेंगे तो वह निकल के आएगा हमारे पास 44 57 41 28 30। तो यह हो जाएगा 200 अपॉन कितनी की संख्या दी गई है 1 2 3 4 5 5 संख्या दी गई है। इसको भाग देंगे तो 40 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस एग्ज़ाम से और भी कई इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और साथ ही पटवारी के जो 2017 में एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों उन सभी एग्ज़ाम के सब्जेक्ट वाइज वीडियो मैंने अपलोड की हुई हैं सभी की, जैसे कि जीके, कंप्यूटर, हिंदी, पंचायती एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सभी की क्वेश्चन मैंने कंप्लीट एक एक करके सब्जेक्ट उठाए हैं और सभी को मैंने यहाँ पर वीडियो के रूप में यहाँ पर डाला हुआ है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर वह वीडियो चेक कर सकती हैं। तो यहाँ पर चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्कूटर चालक ने अपनी यात्रा 6 घंटे में पूर्ण की। उसने आधी दूरी को कितने टाइम में 60 घंटे प्रति किलोमीटर और शेष आधी दूरी को 90 किलोमीटर घंटा में पूर्ण किया। तो हमें बताना है तय की गई दूरी क्या है। तो दोस्तों हमें पता है चाल बराबर क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अब हमसे बोला गया है दूरी बटे समय। अब हमसे बोला गया उसने पहली आधी दूरी को 60 किलोमीटर घंटा और शेष आधी दूरी को 90 किलोमीटर घंटा में पूर्ण किया। तो हम मान लेते हैं उसने तय दूरी की गई है, माना उसने तय की दूरी बराबर 2D मान लेते हैं इसे। ठीक है, तो हम जानते हैं पहली उसने जो दूरी तय की है वह कितने की है 60 किलोमीटर घंटा से, तो D/60 प्लस शेष आधी दूरी को उसने D/90 और कितने टाइम में किया है उसने 6 घंटे में। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे हम इन दोनों को, तो इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 180 और 180 इसका आ जाएगा 3D और 9 दूनी 18 इसका आ जाएगा 2D। इसके बाद इसका जो आएगा वह आ जाएगा 5D अपॉन 180। इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर 6 बराबर में है, 6 घंटे में उसने तय की है। हमारे पास D बराबर आ जाएगा 5D बराबर 6 इंटू 180 और D की वैल्यू निकालेंगे 216। ठीक है, यह हमें D की वैल्यू मालूम चल चुकी है। अब हम इसे पुट कर देंगे यहाँ पर 2D में, यानी कि टोटल दूरी जो अलग अलग उसने तय की है ना 60 घंटे और 90 किलोमीटर घंटे के हिसाब से, तो इसे हम पुट कर देंगे 2D बराबर 2 इंटू 216 और यहाँ पर आ जाएगा इसका 432। तो जो उसने दूरी तय की है वह 432 किलोमीटर टोटल दूरी तय की है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मेरा चचेरा भाई मेरी आयु का दोगुना है, यदि हमारी आयु के मध्य 20 वर्ष का अंतर है तो मेरी आयु क्या होगी। माना कि मेरी आयु, हम मान लेते हैं उसकी आयु कितनी है, x वर्ष है, ठीक है। ये चचेरे भाई की आयु क्या होगी, भाई की आयु हो जाएगी, दुगनी है तो 2x हो जाएगी, ठीक है। तो अब बोल रहा है हमसे कि उन दोनों की आयु के मध्य 20 वर्ष का अंतर है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस एक्स बराबर अंतर कितना है, 20, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसे माइनस कर देंगे तो x बराबर 20, x की वैल्यू 20 और चचेरी भाई की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर 20 इंटू 2, तो ये आ जाएगी चचेरी भाई की 40, उसकी चचेरे भाई की आयु 40 और उसकी आयु 20, इन दोनों के बीच अंतर कितना हो जाएगा, 20, यही इसका आंसर है। तो उसकी आयु क्या है, 20 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक कार को 16 दिनों में तथा बी 20 दिनों में पूर्ण कर लेता है, दोनों साथ मिलकर 4 दिनों के लिए कार्य करते हैं, फिर अचानक ए छोड़ देता है, तब कार को पूर्ण करने के लिए बी को और कितने अधिक दिन कार्य करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ए कितने दिन काम करता है, 16 दिन। चलिए ए और बी को यहाँ पर लिख लेते हैं। ए ने किया कितना, 16, और बी कितने दिन काम करता है, 20 दिन, तो बी को भी लिख लेते हैं। अब हम सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क यहाँ पर निकल आएगा, तो एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा, 4 से करते हैं, 4 को 16, 4 पंजे 20, और यहाँ पर इसे करेंगे तो 4 एकम 4, 5, और यहाँ पर 1 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 को 16, 4 इंटू 4 इंटू 5 बराबर 80, टोटल कार कितना हो गया, 80। ठीक है, यहाँ पर कार लिख लेते हैं। अब बोल रहा है दोनों साथ मिलकर 4 दिन के लिए कार्य करती हैं, दोनों कितने करती हैं, तो इनके एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 16 में इसका डिवाइड करेंगे 16 को 80 से, तो 16 पंजे 80, इसका हो जाएगा 5, और इसको डिवाइड करेंगे तो इसका हो जाएगा इससे यहाँ पर 4। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों को अब हम जोड़ेंगे तो टोटल कितना निकल के आ रहा है हमारे पास, 9, यानी कि दोनों साथ मिलकर अगर कार्य करते हैं तो वह 9, मान लेते हैं 9 संख्या में उनका पूर्ण होता है, 9 कार्य कंप्लीट करती हैं। टोटल कार्य कितना है दोस्तों यहाँ पर 80, अगर वह 4 दिन काम करते हैं, यही दिया है 4 दिनों के लिए दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, तो कितना आ जाएगा 4 दिन के लिए 36, और टोटल कितना है अपने पास 80, 36 में 80 में से 36 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा शेष कार्य 44। अब बोल रहा है ये तो हो गई दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं, जब उन्होंने 36 कार्य मतलब 36वां हिस्सा उनने कंप्लीट कर लिया है और टोटल अब बचा है 44। इसके बाद फिर अचानक ए छोड़ देता है, कौन छोड़ देता है, ए, अब कौन करेगा, बी, तब कार्य को पूर्ण करने के लिए बी को और कितने अधिक दिन लगेंगे, तो हम अब बी कितने करेगा टोटल वर्क, तो इसमें 4 पॉइंट कर पाएगा, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 4 से, टोटल है 44 अपने पास, बी करने वाला है 4 करेगा, तो उसको टाइम कितना लग जाएगा, उसको टाइम लग जाएंगे 11 दिन। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर 11 डेज उसको लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 पुरुष एक खाई को 20 दिनों में खोज सकते हैं, 15 दिनों में से कितने पुरुष खोज सकेंगे। 48 पुरुष एक खाई को कितने दिनों में, 20 दिन में, तो 15 दिनों में ऐसे कितने पुरुष खोज सकेंगे। 48 पुरुष एक खाई को 20 दिनों में, और 15 पुरुष ऐसे कितने दिनों में, मान लीजिए कि x पुरुष इसे 15 दिनों में खोज सकती हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 48 इंटू 20, यहाँ पर 15 बराबर में जाएगा x, इसे कैंसिल करेंगे तो 5 तिया 15, 5 चौको 20, और 3 एकम 3, 3 18, 16 इंटू 4 यानी कि 16 चौको 64। विवाह के समय एक पति पत्नी की औसत आयु 24 वर्ष थी। 7 वर्षों के पश्चात पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है। इस समय पुत्र की क्या आयु हुई। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा डाटा गलत दिया गया है। आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश वाले में देखिए तो यहाँ पर 24 वर्ष दी गई है पति पत्नी की औसत आयु, ठीक है। और वही क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं तो इसमें 25 वर्ष दी गई है, उसी के अनुसार यहाँ पर आंसर दिया गया है 25 के अकॉर्डिंग। तो चलिए जैसे हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है, पति और पत्नी की औसत आयु कितनी थी विवाह के समय, 24 वर्ष। तो 2 पर्सन है, इनकी औसत आयु होगी 25
सॉरी 25 वर्ष। तो इस हिसाब से यहाँ पर आ जाएगी दोनों की औसत आयु 50 वर्ष। यह तो कब थी? विवाह के समय। अब 7 वर्षों के पश्चात पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु दी गई है 22 वर्ष। तो यहाँ पर जो विवाह के समय इन दोनों की आयु थी 50 वर्ष, और 7 वर्षों के बाद इनकी आयु कितनी होगी? तो ये जुड़ जाएगा इसमें 14, 7 दूनी 14, तो दोनों की हो जाएगी 64 ईयर्स दोस्तों। तीनों की आयु दी गई है 22 वर्ष, ठीक है। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 66। अब इनकी दोनों की कितनी है? 64, और तीनों की जोड़ते हैं तो निकालते हैं तो 66। इसमें से 64 को हम माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास बचेगा 2, वही 2 वर्ष इनके पुत्र की आयु हो जाएगी, ठीक है। यही इसका आंसर है। इस समय पुत्र की आयु क्या होगी? इस समय पुत्र की आयु 2 वर्ष होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीतल की एक कृति में जस्ता एवं तांबा का अनुपात 4:5 है। इसी प्रकार 180 किलोग्राम की एक कृति में जस्ता की मात्रा क्या होगी? तो अनुपात कितना है? पीतल की कृति में जस्ता एवं तांबा, अनुपात दिया है हमें 4:5, ठीक है। अब पूछा गया है 180 किलोग्राम की कृति में जस्ता की मात्रा क्या होगी? तो जस्ता क्या है? 4। इन्हें हम अगर जोड़ेंगे तो इसका रेशियो जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? दोनों का टोटल 9, ठीक है। हमसे पूछा है जस्ता, तो इसे हम सॉल्व कर देंगे। 9 दूनी 18, और यह आ जाएगा 20 को 80, ठीक है दोस्तों। 80 किलोग्राम क्या होगी जस्ता की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 89 34 से घटाया जाना चाहिए ताकि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इनमें से दोस्तों हमें वह संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि जो ऑप्शन दिए गए इनमें से किन संख्या को अगर हम घटाते हैं तो पूर्ण वर्ग बन जाए घटाने के बाद। तो इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों आपको वर्ग निकालना होगा। इससे छोटी संख्या का वर्ग आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए हम देख लेते हैं। यह आपको लगाना होगा कि यह संख्या किस संख्या के लगभग ऊपर या नीचे का वर्ग होगी। तो हम देख लेते हैं। 95 इंटू 95 का अगर हम वर्ग निकालते हैं तो इसका कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 9025, जो कि इससे ज़्यादा है। तो 95 तो होगा नहीं। अब चलिए हम इससे कम कर लेते हैं। 94 इंटू 94, इसका अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 88 36, 88 36, और हमारे पास कितनी है? 89 34। अगर हम इसमें से यह संख्या घटाते हैं 89 34, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा? इसका डिफरेंस आ जाएगा 98। तो यही संख्या है। अगर हम इस संख्या को इसमें से घटाते हैं तो हमें जो प्राप्त संख्या होगी वह होगी 88 36, जो कि 94 का वर्ग होगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि x/5 और 9/15 समतुल्य है तो x का मान x/5 समतुल्य है, समतुल्य यानी कि बराबर है 9/15। तो यहाँ पर हमें x का मान देखना है। तो यहाँ पर x मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 5, यहाँ पर देखेंगे x की वैल्यू, तो 9 इंटू 5/15, इसे काट देंगे 5 या 15 3 बार, और इसे काट देंगे तो 3। जो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वह आ जाएगी 3। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x² 42 तो 24 है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अगर हम दोस्तों इसका वर्ग निकालेंगे तो हमें देखना होगा किस संख्या का वर्ग होगी यह संख्या। मान लेते हैं 64, इसके 64 का वर्ग देखते हैं तो यह संख्या होगी 4096, जो कि हमारे पास अभी दी गई है कितनी? 4224। तो यह तो नहीं होगी। अब हम 65 का निकालते हैं, यानी कि एक संख्या और ऊपर लेते हैं, तो उसका वर्ग होगा 4225, और हमारे पास कितनी है दी गई है? 24। तो लगभग हम इसे मान सकते हैं, यानी कि 65 का वर्ग हम इसे मान सकते हैं। तो हमारे पास कथन दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इस तरह से यह कथन यहाँ पर फिट होता है, क्योंकि 65 बड़ा है x से और x बड़ा है 64 से, ठीक है। 65 जो संख्या है 65 स्क्वायर की, वह बड़ी है किससे? x से, ठीक है, और x बड़ा है 64 से। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर इज। महत्तम 4 अंक की संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग है। इस तरह के सवालों में दोस्तों हमें यहाँ पर संख्या दी गई है 4 अंक की, कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है।
तो इस तरह के क्वेश्चन में चलिए हमको देखना होगा वर्ग निकाल के। यहाँ पर 4 अंकों की पूछा गया है, तो 4 अंकों की संख्या को हम देखते हैं। 100 इंटू 100, अगर हम 100 का वर्ग लेते हैं तो इसका आ जाएगा हमारे पास 10,000, जो कि कितनी संख्या हो रही है 5, तो 100 तो नहीं बनेगी। अब हम लेते हैं इससे एक कम, 99 इंटू 99, तो इसका वर्ग आ जाएगा 98 जीरो, ठीक है, और संख्या 98 जीरो। और हमारे पास अगर आप देखेंगे ऑप्शन में क्या यह संख्या दी गई है, तो बिल्कुल दी गई है, 9801 दिया गया है। अगर ना दिया होता तो हम और नीचे आ जाते, यानी कि 98 इंटू 98 करते, तब आ जाता है इसका वर्ग 9604, यह ऑप्शन में दिया होता। इसके अलावा यहाँ पर मान लीजिए 5वां ऑप्शन दिया होता 9604, तो हम इसे सही मानते। इसे मतलब यही इसका आंसर होता। दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से सवालों की सलूशन बता पाया हूँगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं और भी कई इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और मैं जो सीरीज़ मैंने चालू की है MP पटवारी की, जो मैथ के सलूशन की, यह दूसरी वीडियो है मेरी। यानी कि जो मैं पहले एक और वीडियो बना चुका हूँ वह है 9/17 में, जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट की जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ के, उनकी मैं एक वीडियो और पहले कर चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो है, सेकंड है, जो कि इसकी सेकंड शिफ्ट में जो पूछे गए थे उसकी है। यहाँ पर मैं दोस्तों इसकी कंप्लीट सीरीज आपको करवाऊँगा। अगर आपको यह जानकारी, यह क्लास, यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपको आगे और अच्छे से बता पाऊँ। आपके लाइक और कमेंट से उत्साह बढ़ेगा मेरा, और मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ इस सीरीज़ के माध्यम से। तो आशा करता हूँ मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों जो MP पटवारी के एग्ज़ाम पिछले वर्ष 2017 में हुए हैं, उन सभी की सब्जेक्ट वाइज वीडियो मैंने अपलोड करके रखी हैं चैनल पर। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए जय हिंद, मिलते हैं हम अगली एक और तीसरी वाली वीडियो में, यानी कि जो इसके बाद का एग्ज़ाम होगा उस वाली वीडियो को, यहाँ पर पेपर को हम